ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अनिल वाधवा और पत्रकार नीलोवा राय चौधरी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज सुबह ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन के लिए साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर के लिए रवाना हो चुके हैं। ब्रिक्स के 5 भागीदार देश अपने आर्थिक क्षमता के कारण एकजुट हुए थे 2008 के विश्व आर्थिक संकट के बाद। भारत के अलावा ब्रिक्स में अन्य देश हैं ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका। आज पूर्व राजदूत अनिल वाधवा जी हमारे साथ हैं और प्रधानमंत्री जी के इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में खास जानकारी हमें देंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अन्य कई देश जो हैं इस वक्त ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, तो ब्रिक्स में कौन सी ऐसी खास बात है जो इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया इत्यादि अनेक देश शामिल होना चाहते हैं? देखिए 2009 में जब ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी और उसके बाद 2011 में जब दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था, तब ये माना गया था कि ये दुनिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और इन अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक संस्थानों, खासकर वित्तीय संस्थानों में ज्यादा प्रतिनिधित्व और महत्व मिलना चाहिए। हमने पिछले कुछ सालों में, एक दशक में हमने देखा है कि ब्रिक्स के ये देश निरंतर कोशिश करते रहे हैं कि उनका जो एजेंडा है वो डेवलपमेंट रिलेटेड एजेंडा बना रहे और जो ग्लोबल साउथ है उसके एजेंडा जो है उसको आगे ले जाया जाए। सभी जो मुद्दे ब्रिक्स ने अपने समिट्स में जिन पे उन्होंने चर्चा करी है, उसमें कई बार हमने देखा है कि उनका जो डायलॉग है वो ग्लोबल डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा रहा है और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक जो है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का है, उसने जो ब्रिक्स के अंदर प्रोजेक्ट हुए हैं, डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हालांकि उनका कैपिटलाइजेशन सिर्फ $100 बिलियन है, लेकिन काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें उन्होंने प्रोजेक्ट फाइनेंस लगाया है। दूसरे देश ये देख रहे हैं कि आजकल की जो वैश्विक व्यवस्था है, खासकर पश्चिमी देशों और अमेरिका के साथ साथ रूस की तनातनी बढ़ी हुई है और चीन और रूस एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। इस माहौल में जो ब्रिक्स का जो ग्रुपिंग है वो एक डेवलपमेंट ग्रुपिंग के रूप में देखा जा रहा है। तो बाकी जो देश हैं, जो नाम का जो ग्रुपिंग है वो बहुत ही बड़ा हो चुका है और G7 और G20 का जो एजेंडा है वो वेस्टर्न डोमिनेटेड एजेंडा बन चुका है। दूसरे देश ये देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक डेवलपमेंट एजेंडा के साथ अपने आप को शामिल किया जाए और आगे चलकर डेवलपमेंट फाइनेंस और व्यापार और इन्वेस्टमेंट में उनको कुछ मदद मिल सके। दूसरी बात यह भी है कि उन्होंने देखा है कि अफ्रीका के साथ में ब्रिक्स देशों का जो व्यापार और प्रोजेक्ट्स हैं वो ज्यादा बड़े हैं और अफ्रीका को ज्यादा महत्वपूर्णता दी गई है ब्रिक्स देशों के द्वारा और इसमें आगे चलकर अफ्रीका की अहमियत काफी बढ़ेगी विश्व भर में। और जो नए देश हैं वो ये देखते हैं कि इस तरह की ग्रुपिंग जो है उसके साथ चलना ज्यादा उनको मुनासिब रहेगा। आपका ये मानना है कि ये ब्रिक्स का जो ये डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स बैंक जो है, शायद ये 15 शिखर वार्ताओं के बाद सबसे बड़ी महत्वपूर्णता लाभ किया है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट ने। ये जो ब्रिक्स बैंक जो क्रिएट किया गया था कुछ समिट्स पहले और जिसने काफी सारे प्रोजेक्ट्स में मदद की है इन देशों में, आपके राय में ये क्या सबसे बड़ी अचीवमेंट है ब्रिक्स का? ये ऐसा एक बैंक बन चुका है और जो काम कर सकता है इन देशों के अंदर। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जहां तक न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं और जो बाकी के जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें कई तरह के टाइड लोन्स होते हैं जो कि ब्रिक्स बैंक के द्वारा हटा दिए गए हैं ब्रिक्स के मेंबरशिप के लिए। हालांकि ये सिर्फ 5 ही देश हैं, लेकिन हमने देखा है कि ऐसे मुद्दे आगे सामने नहीं आए हैं और ये भी देखा गया है कि सभी जो ब्रिक्स के देश हैं उन सभी में लैंडिंग करीब करीब एक ही स्तर पर हुई है। ये नहीं हुआ है कि कुछ देशों में ज्यादा लैंडिंग हो। तो इस तरह से सभी जो ब्रिक्स के देश हैं उन सबको इससे बेनिफिट मिला है। और दूसरी बात,
जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका एक्सपेरिमेंट काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है। ये दर्शाता है कि ब्रिक्स के देश अगर चाहें तो अपने आप पर आत्मनिर्भर हो सकते हैं। एक बड़ी बात जो उभर आई है बातचीत में शिखर सम्मेलन से पहले, ये है कि अपने देश के करेंसी में अगर ट्रेड किया जाए तो फिर शायद और भी फायदे देशों को मिल सकते हैं जो मेंबर देश हैं। तो कुछ देश तो ऐसे एक सिंगल करेंसी की बात भी कर रहे हैं, एक ब्रिक्स करेंसी की तरह, जो रूस ने कहा है कि अपने गोल्ड रिजर्व्स के ऊपर बेस करके, मतलब डी डॉलराइजेशन की बात जो हो रही है इनमें। तो ये कितनी हद तक ये संभव हो सकती है आपके राय में, ताकि इस जुट के अंदर, इस ग्रुपिंग के अंदर अगर ट्रेड और आर्थिक संबंध बढ़ाया जाए, संभावना है क्या? जो डी डॉलराइजेशन का मुद्दा है वो सबसे पहले रूस ने उठाया था और उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स करेंसी गोल्ड से लिंक की जाए और एक नई करेंसी का विस्तार किया जाए। लेकिन हमने देखा है कि एक नई करेंसी चालू करने में काफी वक्त लगता है और अभी फिलहाल कोई नई करेंसी का विचार ब्रिक्स देशों के सामने नहीं है। लेकिन अपनी अपनी करेंसी में एक दूसरे के साथ व्यापार करना, ब्राजील, रशिया, भारत, साउथ अफ्रीका और चीन, सभी देशों ने ये जताया है कि वे अपनी करेंसी में ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना चाहेंगे। अगर हम इसको डी डॉलराइजेशन कहें तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि नई करेंसी काफी दूर है अभी और डॉलर के ऊपर जो इन देशों की जो डिपेंडेंस है वो अभी बनी हुई है। हमारी जो भारत है और जो दूसरे देश हैं ब्रिक्स के, वो सभी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो इसमें काफी देर लगेगी और ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है जो आगे चलकर शायद तूल पकड़ ले, लेकिन अभी इसके ऊपर ज्यादा विचार करना संभव नहीं होगा। अनिल जी, ये जो व्यापार बढ़ाने में फिर अगर अपने देशों की अपने करेंसीज में ट्रेड व्यापार हो तो इससे बढ़ावा मिल रही है क्या इस जुट को? इंक्रीज इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड जैसे व्यापार अब किस हद तक बढ़ चुका है जब से ये सबसे पहले जब शिखर सम्मेलन हुई थी 2009 में, और अब से कितनी वृद्धि हुई है इंट्रा ब्रिक्स के व्यापार में? इंट्रा ब्रिक्स के व्यापार में 2011 से लेकर अभी 2023 तक काफी वृद्धि हुई है, क्योंकि सभी देश आपस में व्यापार करने पर शुरू से ही विचार विमर्श करते रहे हैं और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट का जो मुद्दा है उसके ऊपर भी काफी विचार हुआ है। सभी देशों के लिए का ये मानना है कि अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो और न्यू डेवलपमेंट बैंक उसमें मदद करे तो आपसी व्यापार संभाविकता बढ़ेगा। और इसी तरह आगे अगर मुद्दा चलता रहा और अफ्रीका के साथ मिलकर यदि ब्रिक्स के कंट्रीज आगे चलें तो उनका जो व्यापार है अफ्रीका के साथ भी ज्यादा बढ़ेगा और अपने आप में जो व्यापार है वो भी ज्यादा बढ़ेगा। आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि ब्रिक्स एक प्राइमरीली एक आर्थिक एक संस्था, एक जुट की तरह है, लेकिन इसमें जो आपस के देशों में मानिए कोई द्विपक्षीय कोई भेदभाव हो या कोई प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि भारत और चीन के बीच उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके दौरान किस तरीके से ये बढ़ाया जा सकेगा? मतलब फिर कैसे दोनों देश इसको हैंडल करेंगे, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं दोनों देशों के बीच, इसकी क्या कोई रिफ्लेक्शन होगी जो आउटकम स्टेटमेंट होता है ब्रिक्स का, या इस तरह की जो नतीजे होंगे ब्रिक्स के, इसमें क्या फर्क पड़ेगा अगर जैसे कि भारत और चीन के बीच कुछ भेदभाव है? भारत और चीन के जो आपसी मुद्दे हैं वे जॉइंट कम्युनिके है उसमें रिफ्लेक्ट, जो बॉर्डर का मुद्दा है वो तो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी दूसरे ऐसे कई भेदभाव हैं, जैसे रिफॉर्म ऑफ द मल्टीलैटरल सिस्टम को ही ले लें, जिसमें भारत और साउथ अफ्रीका और ब्राजील चाहेंगे कि एक स्पष्ट लैंग्वेज हो जो कि कम्युनिके में लिखी जाए, ताकि सभी ब्रिक्स कंट्रीज, रशिया और चाइना इंक्लूडेड, इसको सपोर्ट करें। लेकिन वो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है, क्योंकि जो चाइना का रवैया रहा है वो बहुत ही कॉशियस रवैया है और वो इसलिए है क्योंकि चाइना ने अभी तक भारत का समर्थन नहीं किया है यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप के लिए। दूसरा इशू काउंटर टेररिज्म के ऊपर है, जिसमें काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के ऊपर स्पष्ट लैंग्वेज अभी तक कम्युनिके में नहीं आ पाई है। वो भी इसलिए है क्योंकि चीन और पाकिस्तान की जो लिंकेज है और चीन का जो पाकिस्तान को सपोर्ट मिलता है टेररिज्म के मामले में,
वो इसी तरह की लैंग्वेज कम्युनिके में भी रिफ्लेक्ट होती है। बहुत ही जनरल लैंग्वेज है। जो बाकी देश चाहते हैं उस तरह की लैंग्वेज रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई है अभी तक। और फिर जो ग्लोबल साउथ का भी एजेंडा है उसमें चीन चाहता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे मुद्दे हैं वो कम्युनिके में आ जाएं, लेकिन भारत का तो उसके ऊपर विरोध है, क्योंकि सीपीईसी जो है भारत का मानना है कि वो भारत की टेरिटरी के थ्रू होके जाता है। इस तरह के रेफरेंसेस उसमें नहीं आ पाए हैं। तो जो कम्युनिके बनता है वो कंसेंसस के ऊपर ही बन पाता है और उसमें जनरल लैंग्वेज रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट का मुद्दा देखें, जो ग्लोबल साउथ का डेवलपमेंट का मुद्दा है, उसके ऊपर कोई मतभेद नहीं है। और जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के स्टेप्स हैं, उसको अगर देखें तो उसमें भी कोई ज्यादा मतभेद नहीं है। हाँ, जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन का मुद्दा है जो इस बार सामने आएगा, और ब्रिक्स करेंसी का मुद्दा है जो इस बार डिस्कस होगा, उसके ऊपर सहमति नहीं बन पाएगी। मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर हमें जनरल लैंग्वेज देखने को मिलेगी कम्युनिके में, और एक कॉशियस अप्रोच उभर कर आएगा। भारत और चीन के अलावा इस बार रूस के भी राष्ट्रपति शायद पहली बार ऐसा है ब्रिक्स के शिखर सम्मेलनों में पर्सनली वहां पे मौजूद नहीं है साउथ अफ्रीका में इस शिखर सम्मेलन के दौरान। तो आपको क्या लगता है ये जो इस बार जो ये रवैया लिया गया है कि उनको वर्चुअली अटेंड करने दिया जाए, ये क्या इस जुट को डिवाइड करेगा, इसको लूसन करने की चांसेस हैं या जैसे था वैसे ही चलेगा? क्योंकि इस ग्रुप का मानना था कि पांचों देशों के जो लीडर्स हैं उनको ही वहां पे मौजूद होना है। तो इस बार जो भी कारण हो ढील दे दी गई है, अगले बार से ये ऑप्शनल होने के चांसेस क्या हैं? आपको क्या लगता है? चूंकि प्रेसिडेंट पुतिन के अगेंस्ट एक वारंट निकला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, और साउथ अफ्रीका चूंकि उसका मेंबर है, तो ये साउथ अफ्रीका के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वो प्रेसिडेंट पुतिन को अरेस्ट करें। हालांकि उन्होंने एक एमनेस्टी निकाल दी है सभी लीडर्स के लिए जो भी इस शिखर सम्मेलन में आ रहे हैं। अभी जो फॉर्मूला निकला है जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन वीडियो कॉल के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे और लावरोव उनकी अगवानी करेंगे, तो इस तरह का जो सोल्यूशन है, ये जो आजकल की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए बाकी सभी देशों को मान्य है। और मुझे नहीं लगता है कि ये प्रेसिडेंट बन जाएगा, क्योंकि अगर स्थिति सामान्य रही और यदि सभी नेता इसमें पार्टिसिपेट कर पाए तो आगे चलकर वो फिर से उसी तरह का सिस्टम रीइंस्टेट हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये सोल्यूशन जो निकाला गया है इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए, ये सभी देशों के लिए उचित है और सभी देशों के लिए मान्य है। द्विपक्षीय जो मतभेद हैं जैसे कि भारत और चीन का, अगर ये सम्मेलन को या इस जुट को प्रॉब्लम्स उस तरीके के नहीं क्रिएट करे डेवलपमेंटल इश्यूज में, ये थोड़ी सी अजीब लग रही है मुझे कि एक तरफ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके संबंध इतने काफी गहरे मुद्दों पर मतभेद हैं। तो ये कैसे, जब नेताएं मिलते हैं और बायलैटरल मीटिंग्स होंगे ही जरूर उस लेवल पे, तो कैसे ये इनको हल किया जा सकता है? ये मतभेद हैं देशों के बीच, ये क्या हल हो सकते हैं जब नेताएं मिलते हैं ऐसे शिखर सम्मेलनों में? ऐसे शिखर सम्मेलन में जो पार्टिसिपेशन होती है उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सभी नेताओं को कि एक दूसरे से बातचीत करें, और ये पॉसिबिलिटी भी मानी जा रही है कि इस बार हो सकता है कि शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच मुलाकात हो, लेकिन इसका कोई पुष्टिकरण अभी तक नहीं है। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है कि एक दूसरे से बातचीत होगी, आमने सामने होंगे, और इसलिए यही माना जाता है कि इस तरह की समिट जो है जिनमें दोनों का प्रेजेंस हो वो इसमें मददगार साबित हो। धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अनिल वाधवा और पत्रकार नीलोवा राय चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है airnsdtalks@gmail.com तथा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।